वर्चुअल अफसर, अफसर बनने का सुनहरा अवसर। मनीष रघुवंशी आपका फिर से स्वागत करता हूं। अब हम वल्कनिज्म नाम के टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वल्कनिज्म, रीजंस ऑफ वल्कनिज्म, देन volcanoes, landforms and distribution of volcanoes, benefits of volcanoes. These are the issues that will be covered in our discussion. So सबसे पहला इशू है वल्कनिज्म। पृथ्वी के अंदर कहीं भी अगर मैग्मा का निर्माण होता है और अगर वो मैग्मा अपने स्थान से मूव करे, so this process is called volcanism. Formation of magma and its movement from its place is called volcanism. Volcanism is of 4 type. Okay, 4 प्रकार का है। It could be geyser, it could be fumarole, it could be hot water spring and it could be volcano. तो अगर हम 4 कैटेगरी बनाए वल्कनिज्म की, जो फॉर्म्स है जिनमें एक्सप्रेशन होता है, तो ये 4 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। गीजर हो सकता है, फ्यूमारोल हो सकता है, और हॉट वाटर स्प्रिंग हो सकता है, और वल्केनो हो सकता है। नॉर्मली जो चैप्टर है इसका हेडिंग वल्केनो भी दिया जाता है कई बार, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो अच्छी किताबें होती हैं उनमें वल्कनिज्म से हम इसको शुरू करते हैं कि एक वल्कनिज्म एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जो 4 तरीके से रिफ्लेक्ट होता है उनमें से एक वल्केनो है। वल्केनो इज एन ओरिफाइस ऑन अर्थ सरफेस थ्रू विच हॉट मॉल्टन मटेरियल कम्स आउट। पृथ्वी की धरातल पर एक छिद्र है वल्केनो या ज्वालामुखी, जिससे कि गर्म चट्टानें बाहर निकलती हैं। अंदर जब हैं इन चट्टानों को मैग्मा कहा जाता है, और जब चट्टानें ये धरातल पर आ जाती हैं तो इसको लावा कहा जाता है। तो ये तो सबसे लास्ट फॉर्म है। इसके पहले के और फॉर्म्स हैं, लेकिन उनमें कोई मैग्मा या लावा बाहर नहीं निकलता। मैग्मा तो सभी में है, जितनी भी ये जो 4 फॉर्म्स हमने देखे सब में मैग्मा हुआ, क्योंकि वल्कनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट ही है फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा एंड इट्स मूवमेंट। तो अर्थ के अंदर मैग्मा बना, कई तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, एक एक से देखते हैं। सबसे पहला टाइप है, हम फ्यूमारोल से शुरू करते हैं। तो फ्यूमारोल को अगर हम पहले रखेंगे तो आप जो थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ता हुआ देखेंगे, किसी भी क्रम में रख सकते हैं और सब में अंतर है, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी का फर्क हो जाएगा। सबसे पहला फ्यूमारोल। फ्यूमारोल इज अ होल ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच फ्यूम कम्स आउट। धुआं निकलता है। कोई अगर ऐसा छिद्र हो जिससे धुआं निकलता हुआ प्रतीत हो तो उसको हम कहेंगे फ्यूमारोल। अब फ्यूमारोल मिलेंगे कहाँ? फ्यूमारोल हमको मेनली मिलते हैं हायर एल्टीट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड। हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र। ऊंचाई वाले क्षेत्र मतलब जहाँ पर 4000-5000 मीटर की हाइट हो, तो हिमालय, आल्प्स या फिर एंडीज, रॉकीज माउंटेन्स, इन पर्वतीय क्षेत्रों में हमको मिल सकते हैं। और इसके अलावा और कहाँ मिल सकते हैं? या फिर हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड का मतलब है 60 to 90। लैटिट्यूड को हम 3 तरीके से बांटते हैं। लोअर लैटिट्यूड 0 to 30, मिडिल लैटिट्यूड 30 to 60, हायर लैटिट्यूड 60 to 90। मतलब आर्कटिक सर्कल और उसके बियॉन्ड और आसपास के एरिया की अगर हम बात करें, पोलवार्ड एरिया की बात करें, तो वहाँ हमको मिलेगा। होता क्या है कि अगर किसी छेद से, किसी छिद्र से अगर हॉट वाटर वेपर निकले और बाहर मान लीजिए कि कोल्ड एनवायरनमेंट है, सो दैट हॉट वाटर वेपर विल बी कंडेंस्ड। वो संघनन हो जाएगा उसका, और जब संघनन हो जाएगा तो वो संघनन के बाद में उसमें फ्यूम या धुआं जैसा फॉग होता है, उस तरीके की संरचना बन जाएगी। तो इस तरीके से ये फ्यूमारोल काम करते हैं। तो मिलेंगे कहाँ मुख्य रूप से? ये मुख्य रूप से हमको अलास्का में मिलते हैं, ये मुख्य रूप से हमको आइसलैंड में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में मिलते हैं। और यहाँ मिलने की वजह क्या है? ये सारी जगहें जिनके नाम लिए हमने, हिमालय में भी कुछ मात्रा में चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ होती है। अलास्का में कैसे मिलते हैं? अलास्का में पैसिफिक प्लेट इज कॉन्वर्जिंग विथ दैट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और पैसिफिक प्लेट ओशनिक प्लेट है। ओशनिक प्लेट जब नीचे सबडक्ट होती है तो उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में पानी भी जाता है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का वीडियो इस वीडियो से पहले आपको देखना चाहिए, तब जब बेहतर तरीके से इस टॉपिक को आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो जब प्लेट का कॉन्वर्जेंस होता है और 2 में से एक प्लेट अगर मान लीजिए कि ओशनिक है, तो उसके साथ बड़ी मात्रा में पानी नीचे जाता है। अब पैसिफिक प्लेट
ओशनिक प्लेट है तो उसके साथ बड़ी मात्रा में पानी भी नीचे जा रहा है, और पानी जब नीचे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जब वाष्पीकृत होगा तो उससे वाटर वेपर बनेगी, और यही वाटर वेपर अगर क्रैक्स में से बाहर निकले और आउटर एनवायरनमेंट अगर कोल्ड हो, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्यूम। तो इस तरीके से हमको अलास्का में मिलता है। अलास्का में एक लोकेलिटी है जिसको बोलते हैं वैली ऑफ 10,000 फ्यूम्स, ओके, विच इज नोन फॉर दिस वेरी प्रोसेस लाइक कॉल्ड फ्यूमारोल, ओके। तो ये माउंट कटमाई नाम का एक ज्वालामुखी उसके आसपास का क्षेत्र है और वहाँ ये सब प्रक्रिया होती है। न्यूजीलैंड में भी पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कॉन्वर्ज कर रहा है। इसके अलावा अलास्का में यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट डाइवर्ज कर रहा है, तो टेम्परेचर डाइवर्ज करेगा तो भी नीचे से एनर्जी निकलेगी। सो फ्यूमारोल आर द होल थ्रू विच हॉट वाटर वेपर कम्स आउट एंड फ्यूम इज क्रिएटेड। दूसरा जो टाइप हम देखते हैं गीजर। गीजर इज अ होल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ through which water comes out in the form of a jet after certain interval। यानी कि किसी छेद में से अगर प्रेशर से पानी निकले, ठीक है, कुछ देर के लिए, कंटिन्यूस पानी नहीं निकलेगा, जेट के फॉर्म में पानी निकलेगा प्रेशर से कुछ देर के लिए, हो सकता है कुछ सेकंड के लिए, 10, 20, 30 सेकंड के लिए फव्वारा निकलेगा, और उसके बाद में कुछ देर के लिए चीज़ें कंडीशन शांत हो जाएंगी, बंद हो जाएगा, ठीक। फिर कुछ इंटरवल के बाद में आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी टाइम पीरियड है, इसके बाद फिर से इसी तरीके से प्रेशर से फव्वारा निकलेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग गीजर। नॉर्थ अमेरिका में ओल्ड फेथफुल गीजर बहुत ही फेमस गीजर का एग्जाम्पल है। येलोस्टोन नेशनल पार्क है यूएसए में। येलोस्टोन नेशनल पार्क वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क है। 1872 में ये नेशनल पार्क बना था, और इस नेशनल पार्क में ये गीजर अवस्थित है। तो लगभग 40 to 45 मिनट का इंटरवल है जिसमें यहाँ पर आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको फेथफुल बोलते हैं, ओल्ड फेथफुल। तो बहुत पुराने समय से है ये, और येलोस्टोन वाला जो एरिया है वोल्केनिकली एक्टिव है। बहुत से भूवैज्ञानिक ये मानते हैं कि पास्ट में यहाँ पे बहुत हैवी एक्सप्लोजन हुए हैं और फ्यूचर में भी यहाँ बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की संभावना बहुत से लोगों ने व्यक्त की है समय समय पे। तो ये दूसरा प्रक्रिया देखा हमने, ये भी वोल्केनिज्म है। लावा नहीं निकल रहा है, लेकिन अंदर जो लावा है वो वाटर को वेपराइज कर रहा है और उसकी प्रेशर से उसको बाहर निकाल रहा है। अब ये कहाँ बनेगा गीज़र? एक ये ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ वाटर टेबल अच्छा खासा हो और होल्स हों, काफ़ी सारे कैविटीज़ हों स्ट्रक्चर में। तो जो कैविटीज़ हैं उनमें वाटर वेपर इकट्ठी हो जाएगी, और जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर से वाटर, मान लो एक होल के अंदर रास्ता है जिसमें से पानी बाहर निकल सकता है, चैनल है, उसमें पानी भर जाए, ओके, और नीचे पानी गर्म हो रहा है, वाटर वेपर बन रही है, और ये वाटर वेपर निकले और जहाँ तहाँ होल्स में इकट्ठी हो कैविटीज़ में। तो ये जब वाटर वेपर निकलेगी तो ऊपर जो पानी चैनल में इकट्ठा होगा उसको प्रेशर से बाहर फेंक देगी, कुछ वाटर वेपर भी आएगी। तो इस तरीके से बनते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म जल के स्रोत। तो ये तीसरी प्रक्रिया है। ये कैसे बनेंगे? ये कन्वेक्शन प्रोसेस के माध्यम से बनते हैं। नीचे मान लीजिए अगर कोई हीट सोर्स है तो हीट सोर्स की वजह से, गर्मी की वजह से रॉक्स में, चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, और जब ये दरारें बन जाती हैं तो ऊपर मान लो कोई जल स्रोत है, वाटर बॉडी है, तो उसका पानी नीचे जहाँ तक हीट सोर्स है वहाँ तक चला जाता है। वो पानी गर्म होकर कंडक्शन प्रोसेस के माध्यम से ऊपर आता है। कंडक्शन मतलब जिस तरीके से पानी गर्म होता है, अगर आप गैस पर पानी को रख दें एक बीकर में भर के, तो जिस जगह पे गर्मी निकलेगी, गर्मी हीट मिलेगी बीकर को या बर्तन को, वहाँ से पानी के बुलबुले ऊपर की तरफ उठेंगे, पानी ऊपर उठेगा और साइड से ठंडा पानी नीचे बैठेगा। तो इस प्रकार से पूरा वाटर बॉडी धीरे धीरे करके कन्वेक्शन से गर्म हो जाता है। बिहार में हमारे पास में बहुत सारे गर्म जल के स्रोत मिलते हैं। राजगीर के आसपास, मुंगेर के आसपास हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये प्लेट बाउंड्री पे नहीं है, ठीक है। ऐसे जो प्रोसेस हैं इनको हॉट स्पॉट से रिलेटेड ये वल्केनिक प्रोसेस है। हिमालय में हम देखें तो जो बद्रीनाथ टेम्पल है उसके रास्ते में हमको ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग मिलते हैं। फिर हेमकुंड साहिब एक सिख लोगों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ भी इस प्रकार के हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिलते हैं। और पानी का स्तर इतना ज़्यादा गर्म है यहाँ पे कि उसमें आप खाना बना सकते हैं, उसमें चावल कुक हो सकता है ईजिली, ठीक है।
और ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग आपको अलास्का में मिलेंगे, न्यूजीलैंड में मिलेंगे, आइसलैंड में मिलेंगे। तो भारत के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बाहर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो हॉट वाटर स्प्रिंग्स आर द थर्ड टाइप ऑफ वल्केनिज्म। इनमें किसी में भी पिछले 3 टाइप में लावा बाहर नहीं निकल रहा है। अब हम फोर्थ टाइप देखेंगे वल्केनिज्म का। फोर्थ टाइप ऑफ वल्केनिज्म इज वल्केनो। वल्केनो अब एक इज एन ओरिफाइस, एक छिद्र है जिसमें से लावा बाहर निकलता है। पृथ्वी के धरातल के अंदर जब चट्टानें होती हैं पिघली अवस्था में तो उनको मैग्मा कहा जाता है, और वही चट्टानें जब धरातल पर उद्गार होता है उनका तो उसको लावा कहा जाता है। तो ये चौथा टाइप है जिसमें कि लावा ही बाहर निकल रहा है। तो इस टॉपिक में जो पूरा का पूरा हमारा बड़ा टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, उसमें ज़्यादातर डिस्कशन तो वल्केनो का ही है, लेकिन प्रोसेस वल्केनिज्म है। तो वल्केनिज्म फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा एंड इट्स मूवमेंट। और मूवमेंट जब होगा, हो सकता है बाहर निकल जाए, हो सकता है अंदर ही रहे और पानी गर्म करे, और पानी गर्म करके हॉट वाटर वेपर कोई फॉर्म में गीजर बनाए, या फिर वो हॉट वाटर स्प्रिंग बनाए, या फिर हो सकता है कि वो फ्यूमारोल बनाए। तो ये इंटेंसिटी का फर्क होगा, एक्टिविटी का फर्क होगा। तो 4 तरीके आप ऐसे देख सकते हैं। तो लोकेशन कहाँ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास में इसके बाद का जो सारा डिस्कशन है वो वल्केनो पे होगा। तो हम स्विच करते हैं जो वल्केनो हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर। सो वल्केनो हमने समझा कि वल्केनो एक ओरिफाइस है जिससे कि मॉल्टन मटेरियल बाहर निकलते हैं। अब ये जो ओरिफाइस है, वल्केनो है, ये बनता कैसे है, इसका रीजन समझना है। रीजन्स ऑफ वल्केनिज्म या रीजन्स ऑफ वल्केनो, ये रीजन्स वाले पार्ट पे हम अब जा रहे हैं। सो रीजन्स वल्केनिज्म के 2 रीजन हैं। 2 कारणों से वल्केनिज्म होता है या ज्वालामुखीयता होती है। हिंदी में ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी मतलब वल्केनो एक होल जिससे कि लावा निकलता है, और मुखीयता जब बोलेंगे तो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। सो होगा कि 2 वजह से होता है। एक तो प्रोसेस है प्लेट टेक्टोनिक्स और दूसरा है हॉटस्पॉट। 2 एक्सप्लेनेशन है ज्वालामुखी के। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन ऑल द वल्केनोज व्हिच आर टेकिंग प्लेस अलोंग द प्लेट मार्जिन। 2 प्लेटों के मार्जिन पर, किनारे पर जितनी भी ज्वालामुखी क्रिया हो रही है वो प्लेट टेक्टोनिक से समझ में आती है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक में प्रोसेस होता है कॉन्वर्जेंस का, प्रोसेस होता है डाइवर्जेंस का। ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। 3 प्रोसेस होते हैं वैसे प्लेट मूवमेंट के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में वल्केनिज्म नहीं होता। कॉन्वर्जेंस जब होता है 2 प्लेटों का, तो जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो उन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट जो भारी है, ठीक, वो नीचे चली जाती है। या दोनों प्लेटें के घनत्व में अंतर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि उनकी दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा है। और अगर दोनों प्लेटें एक जैसी ही हैं, एक ही मटेरियल से बनी हुई हैं, लेकिन उनमें एज का डिफरेंस है, तो घनत्व का भी डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो प्लेटें ठंडी होती हैं, ठंडे होने से घनत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट की, सो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ज़्यादा पुरानी है तो ज़्यादा ठंडी है, और कैरेबियन प्लेट उसकी तुलना में नवीन है। तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन प्लेट का जब कॉन्वर्जेंस होगा तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ही नीचे जाएगी, सबडक्ट होगी, ठीक है। जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट का कॉन्वर्जेंस होगा तो ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों में से ओशनिक प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है। ये प्लेट टेक्टोनिक के टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बस इस चीज़ को आप एक तरीके से समझिए कि आप रिवाइज हो रहा है आपका, कुछ ये पॉइंट्स हम वहाँ बात कर चुके हैं। वो वीडियो पहले आपको देखना चाहिए, तब इस वीडियो को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर कॉन्वर्जेंस में जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो टकराने के बाद एक प्लेट नीचे जा रही है, ठीक है। जब एक प्लेट नीचे जाती ही जाएगी तो नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है भूपटपटी में। अब जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक सीमा ऐसी आएगी कि तापमान इतना होगा कि ये जो प्लेट नीचे जा रही है इसका फ्रंट पार्ट पिघलने लगे। जब ये फ्रंट पार्ट पिघलने लगेगा नीचे पहुंच के, तो पिघलने के बाद ये ऊपर उठेगा। तो जब ऊपर आएगा, मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और उसको तोड़ फोड़ करके बाहर इरप्शन होगा और यहाँ पे वल्केनो बन जाएगा। तो मेन प्रोसेस है कॉन्वर्जेंस का, जिसमें कि वल्केनो बन रहे हैं, और प्रोसेस है डाइवर्जेंस का भी। डाइवर्जेंस जब होगा प्लेट का, 2 प्लेटें दूर जाएंगी, तो उस प्रोसेस में भी मान लो एक प्लेट है टूट करके दूर जा रही है, क्योंकि इसके नीचे अपोजिट साइड में कन्वेक्शनल करंट जा रहे हैं। तो जैसे दूर जाएगी, बीच में गैप बना दोनों प्लेट के बीच में, तो नीचे से जो एस्थेनोस्फीयर में मटेरियल है उसके ऊपर से प्रेशर कम हो गया, क्योंकि प्लेटें दूर हट गई। पहले प्लेट रखी हुई थी तो उसका वजन था,
और जब ये प्लेट हट गई है दूर तो वजन कम हो गया, और वजन कम होते ही, प्रेशर रिलीज होते ही मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में इस टॉपिक पर डिस्कशन किया है, हमने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लेके बात की है, तो आप उसको देखिए, तब फिर आप वापस यहाँ आइएगा। ठीक है, तो नीचे पृथ्वी के धरातल में नीचे जो आंतरिक भाग है वहाँ पे जब दो प्लेटें मूव करती हैं तो मटेरियल पिघलता है और मटेरियल ऊपर आता है और ये न्यू अर्थ क्रस्ट बनाता है। मिड ओशनिक रीजन्स पे यही काम हो रहा है। तो ये जो नया वल्केनिक मटेरियल ऊपर आया और न्यू अर्थ क्रस्ट को बनाया, यही वल्केनिज्म है। ये अंडर वाटर वल्केनिज्म भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये पानी में डूबे हुए भाग हैं, ओशन के बीच वाले भाग में ये प्रक्रिया हो रही है। ठीक, हमने जब प्लेट टेक्टोनिक का अध्ययन किया था तब उसमें देखा था कि जब दो प्लेटें जहाँ से डाइवर्ज कर रही है, से ओशन में सेंट्रल पार्ट में न्यू अर्थ क्रस्ट का क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि नया अर्थ, ये जो बना न्यू अर्थ क्रस्ट बना है, ये ठंडा होने के बाद में अर्थ क्रस्ट का पार्ट बन जाएगा और इसके नीचे जो कन्वेक्शन करंट चल रही है फ्यूचर में इसको बीच में से तोड़ेगी और फिर ये जो नया अर्थ क्रस्ट बना था इसमें से आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर जाएगा, फिर एक बीच में गैप बन जाएगा और इस तरीके से लगातार जब ये क्रिया होगी तो लंबे समय में 10-20 करोड़ साल में अटलांटिक ओशन, 20 करोड़ साल में अटलांटिक ओशन जितने बड़े महासागर का निर्माण भी हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस में जो नई अर्थ क्रस्ट बन रही है मैग्मा के ठंडे होने से, ये वल्केनिज्म ही है। ठीक, तो आपको यहाँ पे इतना थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता दिया है प्लेट टेक्टोनिक वाली प्रक्रिया, इसको वहीं रखिए। यहाँ पर सिर्फ आप इतना बताइए कि नीचे से मॉल्टन मेटल आ रहा है जहाँ पे प्लेट डाइवर्ज कर रही है और नया अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वल्केनिज्म। दिस इज अंडर वाटर वल्केनिज्म। और ये दूसरा प्रक्रिया, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसमें तो कोई वल्केनिज्म बनता नहीं है। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के रीजन को देंगे तो उसमें केवल हम दो प्रोसेस पे बात करेंगे, कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। सो वन ऑफ द रीजन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इज द कॉन्वर्जेंस। अगर हम कहें कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पर वल्केनिज्म हो रहा है तो रीजन क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि माउंट कैमरून जो कि अफ्रीकन प्लेट के बीचों बीच भाग में है, ठीक है, अब इसको समझना होगा आपको। मैंने अफ्रीकन प्लेट का बीच वाला भाग कहा, इसका मतलब ये नहीं कि अफ्रीका का बीच वाला भाग। अफ्रीकन प्लेट का सेंटर और अफ्रीका का सेंटर दोनों अलग अलग है। अफ्रीकन प्लेट में पूरा अफ्रीका है, इसके साथ ही अटलांटिक ओशन का भी बहुत सारा भाग है। ठीक है, तो जो कैमरून कंट्री है वहाँ पर आपको ये माउंट कैमरून मिलेगा, वल्केनो है। ये वल्केनो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझाया नहीं जा सकता और ऐसे बहुत सारे वल्केनो हैं। ऐसे हवाई आइलैंड पे हमारे पास वल्केनो हैं जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक से समझा नहीं सकते। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा बिहार में, भारत में हमारे पास वल्केनिज्म तो हो रहा है, लावा नहीं निकल रहा है, मैग्मा नहीं बन रहा है। मैग्मा तो बन रहा है, वहाँ पे लावा बाहर नहीं निकल रहा है, कोई विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन वल्केनिज्म हो रहा है। इसको भी हम प्लेट टेक्टोनिक से नहीं समझा सकते सीधे सीधे। तो प्लेट टेक्टोनिक के जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने एक दूसरे मॉडल को डेवलप किया है जिसको बोलते हैं हॉटस्पॉट मॉडल। हॉटस्पॉट वाले बिंदु पे हमने कुछ मात्रा में चर्चा की थी जब हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के जो ड्राइवर्स हैं, जो फोर्सेस प्लेट टेक्टोनिक्स को करते हैं, उस पर चर्चा की थी। तो वहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया था जिसका नाम था मेंटल प्लूम। ठीक है, वही बात है यहाँ पे भी। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हॉटस्पॉट वल्केनो के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम हॉटस्पॉट और मेंटल प्लूम में डिफरेंस भी समझेंगे। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये टूजो विल्सन ने दिया था हवाई आइलैंड के जो वल्केनोज हैं उनको समझाने के लिए। हॉटस्पॉट इज अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर volcanic activity is taking place, but it is not the plate margin. Hotspot is the place where vertical column of magma, some localized source of heat is present. कोई एक स्थानीय हीट स्रोत है जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और उससे वल्केनिज्म का प्रोसेस हो रहा है, चाहे फ्यूमारोल हो, चाहे गीजर हो, चाहे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो। तो लोकलाइज सोर्स है। बिहार में क्या लोकलाइज सोर्स है? बिहार में रेडियो एक्टिव मटीरियल है, यूरेनियम है छोटा नागपुर प्लेटू में, और वही उसमें रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है उससे हीट एनर्जी जनरेट हो रही है और वो पानी को गर्म कर रही है। तो हॉटस्पॉट एक कोई ऐसा क्षेत्र है, ऐसी स्थिति है जहाँ पर नीचे लोकलाइज हीट सोर्स है और उसकी वजह से वो वल्केनिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस हॉटस्पॉट को हम क्या मेंटल प्लूम भी कह सकते हैं? नहीं, सब जगह ऐसा नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि सारे मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट हैं,
लेकिन सारे हॉटस्पॉट मेंटल प्लूम नहीं है। समझिए इसको फिर से, मेंटल प्लूम कब यूज करेंगे? अगर किसी स्थान पर ऐसा हो कि जो हीट सोर्स जो कि वल्कनिज्म का प्रोसेस को कर रहा है वो शुरू हो रहा है कोर मेंटल बाउंड्री से, यानी कि हीट सोर्स कोर मेंटल बाउंड्री से गर्म गर्म मटेरियल उठा करके लेके आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है और उसकी वजह से कोई एक्टिविटी हो रही है धरातल पे, ठीक, तो हम उसको कहेंगे मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम कोर मेंटल बाउंड्री। अब ये जो आपका मेंटल प्लूम है ये कोर मेंटल बाउंड्री से होगा तभी मेंटल प्लूम बोलेंगे। लेकिन जो हॉटस्पॉट है, ठीक, हॉटस्पॉट तो कोई भी जगह है, आप धरती के ऊपर हम देखें कि प्लेट बाउंड्री नहीं है और वल्कनिक एक्टिविटी वल्कनिज्म हो रहा है, तो कहीं भी हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो हॉटस्पॉट है। तो क्या हवाई आइलैंड के नीचे हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है। क्या हवाई आइलैंड के नीचे मेंटल प्लूम है? बिल्कुल है, क्योंकि कोर मेंटल बाउंड्री से आ रहा है। लेकिन क्या बिहार में मेंटल प्लूम है? बिल्कुल नहीं है। क्या हॉटस्पॉट है? बिल्कुल है। हॉटस्पॉट का मतलब है कोई ऐसा सेंटर जहां नीचे से हीट सोर्स लोकलाइज हो। मेंटल प्लूम वो जो नीचे से एनर्जी का सोर्स है उसकी डेप्थ कुछ भी हो सकती है, वो हो सकता है 2 मीटर हो, 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, 1000 मीटर हो और हो सकता है 2900 किलोमीटर हो। 2900 किलोमीटर की जो डेप्थ है वो है कोर मेंटल बाउंड्री। तो वहां से जब हीट सोर्स आता है कोई तो उसको कहते हैं मेंटल प्लूम। सो मेंटल प्लूम्स भी कई जगह पे हैं हमारे अर्थ पे, और हॉटस्पॉट तो बहुत सारे हैं। हॉटस्पॉट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हवाई हॉटस्पॉट है, फिर अफार AFAR अफार हॉटस्पॉट जो है वो अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है, इथोपिया वगैरह का जो रीजन है यहाँ पे, ठीक। फिर इसके अलावा बिहार में हमारे यहाँ पे जो गया राजगीर के आसपास का क्षेत्र है यहाँ हॉटस्पॉट है। फिर इसके अलावा गैलापागोस आइलैंड में हॉटस्पॉट है। रियूनियन हॉटस्पॉट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट रियूनियन है। अफ्रीका में मेडागास्कर आइलैंड के ईस्ट में आपको रियूनियन आइलैंड मिलेगा, मॉरिशस भी यही है आसपास में। तो ये जो रियूनियन आइलैंड है इसके नीचे भी लोकलाइज हीट सोर्स है। तो ऐसे हमको 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट वर्ल्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये लोकलाइज हीट सोर्स हैं। जो रियूनियन हॉटस्पॉट है उसका हमको याद रखना है कि जब इंडिया अफ्रीका के पास था और अफ्रीका के पास से नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की तरफ गति कर रहा था, तो रियूनियन हॉटस्पॉट से जो वल्केनिक एक्सप्लोजन हुए, जो बेसाल्टिक लावा निकला, उसी से महाराष्ट्र में, गुजरात में जो बेसाल्ट लावा प्लेटू का जो बेसाल्ट लावा का जो डिपोजिशन हुआ, जिसने वहाँ प्लेटू बनाया, वो वहीं से निकल के आया है। तो ये जो वल्केनिक एक्टिविटी है इसका सोर्स, भारत की जो वल्केनिक एक्टिविटी है महाराष्ट्र गुजरात की, उसका स्रोत रियूनियन आइलैंड है। तो ऐसे हमको कई जगह पे हमको चीज़ें मिलेंगी। जैसे इथोपिया में भी बेसाल्ट लावा प्लेटू है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। हमको पता है कि महाराष्ट्र का जो बेसाल्ट लावा पठार है, डेक्कन प्लेटू है, ये बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये हॉटस्पॉट हैं, इनमें बेसाल्ट लावा प्लेटू एसोसिएटेड हो सकते हैं। गैलापागोस आइलैंड डार्विन की खोज से रिलेटेड है। डार्विन ने यहाँ पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डेवलप की थी। जो फिंच बर्ड है, FINCH नाम का एक बर्ड है फिंच, उसके ऊपर उन्होंने जो स्टडी किए थे उससे उन्होंने इवोल्यूशन का थ्योरी दिया। तो ये हॉटस्पॉट है। तो हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट दिया था विल्सन ने, और इसको कॉन्सेप्ट को फर्दर इलेबोरेट किया, प्रॉपर तरीके से डेवलप किया मॉर्गन ने। मॉर्गन वही है जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्लेन किया था। तो हवाई आइलैंड पे किस तरीके से वल्केनो बने हैं इसको हमको समझाना है, या फिर अफ्रीका में कैमरून, माउंट कैमरून किस प्रकार से बना है तो इसको समझाना है। तो प्लेट टेक्टोनिक नहीं समझा सकती। प्लेट टेक्टोनिक क्या कहती है? वो ये कहती है कि मैं केवल उतना वल्केनो समझा सकती हूँ जितने की जो प्लेट के किनारे किनारे पे, प्लेट के बीच का हिस्सा मुझे नहीं पता। तो इसको समझाने के लिए ये हम लोकलाइज हीट सोर्स की बात करते हैं कि भैया कुछ नहीं है, वहाँ पे नीचे कोई लोकलाइज हीट सोर्स है, वो उससे एनर्जी निकल के ऊपर आ रही है और वो ये एक्टिविटी करवा रही है, ठीक है। अगर ये कोर मेंटल बाउंड्री से निकल के आई और काफ़ी बड़ी है तो उसको सुपर प्लूम बोल सकते हैं, सुपर मेंटल प्लूम। और ये पूरा का पूरा कन्वेक्शन करंट बना सकता है फ्यूचर में। ये ऑलरेडी हमने प्लेट टेक्टोनिक में बात किया हुआ है। तो वल्केनिज्म की 2 रीज़न है, एक तो है आपका प्लेट टेक्टोनिक, दूसरा है हॉटस्पॉट मॉडल। हॉटस्पॉट मॉडल स्पेसिफिक है हवाई आइलैंड के लिए, ठीक है। हवाई आइलैंड पे क्या होता है? हवाई आइलैंड के लिए टूजो विल्सन ने इसको जब डेवलप किया था तो उसको थोड़ा समझिए, प्रीलिम्स में सवाल ये बन सकता है। हवाई आइलैंड पे 3 वल्केनो हैं, मेजर वल्केनो। एक का नाम है मौना लोआ, एक का नाम है मौना की, और एक का नाम है किलायू। 3 वल्केनो हैं, मेजर वल्केनो हैं, और तीनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं।
ठीक है, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है फिर देखते हैं आगे। तो ये जो तीनों के तीनों वल्केनो हैं, इन वल्केनोज की इतनी एक्टिविटी होने का कारण क्या है? कोई प्लेट की बाउंड्री नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज प्लेट टेक्टोनिक को ये भी थे कि ये बीच में वल्केनो कैसे बन गए। विल्सन ने कहा कि इसके नीचे लोकलाइज हीट सोर्स है, और मॉर्गन ने कहा कि लोकलाइज हीट सोर्स छोटा मोटा नहीं है, ये कोर और मेंटल की बाउंड्री से निकल के आ रहा है और बहुत मोटा हीट सोर्स है। अब हवाई आइलैंड में वल्केनिक चेन है पूरी की पूरी, एक सीरीज में हमको वल्केनो मिलते हैं और इनकी हाइट क्रमशः घटती जाती है। हवाई के जो मेजर वल्केनो हैं वहाँ से हम दूर जाते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है वहाँ से दूर जाते हैं, तो हाइट धीरे 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 घटती जा रही है। फिर एज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उनकी, जैसे दूर जाओगे एज बढ़ती जा रही है। तो ये कैसे हो सकता है? कुछ एक्टिव वल्केनो हैं जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाइट के वल्केनो वो एक्टिव हैं, दूर जाने पे डॉर्मेंट हैं, और दूर जाओगे तो एक्सटिंक्ट वल्केनो है। ये कैसे हो रहा है? तो इसको समझाने के लिए मॉर्गन ने ये कहा कि एक हीट सोर्स है वो फिक्स है नीचे से, और प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से प्लेट मूव कर रही है, तो प्लेट का जो भी हिस्सा उस मेंटल प्लूम के नीचे होगा वहाँ पर एक एक्टिव वल्केनो बन जाएगा। फिर ये जब हिस्सा प्लेट आगे बढ़ जाएगी, चूंकि प्लेट्स को पैसिफिक प्लेट को पुश कर रहा है नॉर्थ अमेरिका, तो प्लेट अगर मान लो आगे बढ़ जाए तो जिस स्थान के ऊपर, अब नए स्थान के ऊपर मेंटल प्लूम होगा तो वहाँ पे एक वल्केनो बनाएगा। तो जिस स्थान के ऊपर मेंटल प्लूम होगा वहाँ एक एक्टिव वल्केनो, और उसके जब दूर जाएंगे हम तो वहाँ पे डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वल्केनो हमको मिलेंगे, ठीक है। और हाइट भी जब एज बढ़ती जाएगी तो इरोजन होगा, तो एज ज़्यादा होने की वजह से हाइट उनकी क्रमशः घटती जाएगी। तो एक पूरा का पूरा जो सिस्टमेटिक पैटर्न हमको मिलता है पैसिफिक आइलैंड में, पैसिफिक ओशन में, उसको ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। तो वल्केनो के दो रीज़न हमने समझे। इसके बाद हमारे पास में जो अगला इशू है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वल्केनोज। Volcanoes can be classified in many ways. The most initial approach of classifying is on the basis of activity. कि उसकी एक्टिविटी क्या है, कि क्या वो एक्टिव वल्केनो है, कि क्या वो डॉर्मेंट वल्केनो है, क्या वो एक्सटिंक्ट वल्केनो है। एक्टिव वल्केनो वो है जो कि जिसमें हाल फिलहाल में वल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ है, और हाल फिलहाल का मतलब ये रिसेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और रिसेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री में 20, 30, 40 साल इंक्लूड होते हैं। 460 करोड़ साल की हिस्ट्री है अर्थ की, तो 460 करोड़ साल में अगर हम 30-40 साल की बात करेंगे तो बहुत पुराना नहीं है, वो एकदम रिसेंट ही है। तो 30-40 साल पुराने मतलब कोई एकदम फिक्स क्राइटेरिया नहीं है जोग्राफर्स का कि इतना डेट पे हम एक्टिव बोल देंगे। हाल फिलहाल मोटा मोटा बात है, तो बहुत ही लूजली ये एक्सप्लेनेशन है। तो एक्टिव वल्केनोज आर दोज विच हैव एक्सप्लोडेड इन रिसेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री। डॉर्मेंट वल्केनो कौन से हैं? डॉर्मेंट का मतलब होता है सोया हुआ, स्लीपिंग है, वो कभी भी उठ सकता है। तो डॉर्मेंट वल्केनो वो है जो कि हाल फिलहाल में तो एक्सप्लोड नहीं हुआ है, लेकिन पास्ट में एक्सप्लोड हुआ है, और अभी उसके एक्सप्लोड होने की फ्यूचर में संभावना है, कभी भी हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट अब नए जो जोग्राफर्स हैं ऑक्सफोर्ड वगैरह में उसको ऐसे कैटेगराइज करने लगे कि जो वल्केनोज ह्यूमन हिस्ट्री में एक्सप्लोड हुए हैं, ह्यूमन हिस्ट्री 2.5 मिलियन ईयर, मतलब 25 लाख साल मोटा मोटा आप मान लीजिए कि पिछले 25 लाख सालों में अगर कोई एक्सप्लोड किया है और अभी उसके एक्सप्लोजन की संभावना है, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपका डॉर्मेंट वल्केनो है। और अगर मान लो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक्सप्लोड नहीं किया है तो और उसके एक्सप्लोड होने के चांसेस भी नहीं है, सो इन दैट केस द वल्केनो इज कैटेगराइज्ड एज एक्सटिंक्ट वल्केनो। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। एक्टिव वल्केनो के एग्जाम्पल हैं, अगर हम इंडिया से ही शुरू करें तो इंडिया में बैरन आइलैंड एक्टिव वल्केनो का एग्जाम्पल है। पूरे साउथ एशिया में और इंडिया में केवल 2 ही वल्केनो हैं, दोनों अंडमान निकोबार में हैं। तो अंडमान निकोबार का जो बैरन आइलैंड है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वल्केनो। फिर इंडोनेशिया में अगर हम देखें तो हमको कुछ एक्टिव वल्केनो मिलेंगे, बहुत सारे हैं लेकिन नाम उतने फेमस नहीं है, ठीक। फिलीपींस के कुछ नाम जैसे माउंट मेयोन है और माउंट पिनाटुबू है। फिर हम इटली में देखें तो इटली में हमको मिलेगा माउंट एटना मिलेगा, माउंट स्ट्रोम्बोली मिलेगा। स्ट्रोम्बोलो इज कॉल्ड दैट ऑफ द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो स्ट्रोम्बोली एक्टिव वल्केनो है। फिर और आगे हम जाएं, यूरोप में ही देखें, आइसलैंड में देखें तो वहाँ आपको एक्टिव वल्केनो मिलते हैं, ठीक। फिर
नॉर्थ अमेरिका में कटमाई है, माउंट शास्ता है, फिर माउंट रीनर है, ठीक, माउंट विल्हेम है, ये सब एक्टिव वल्केनो के एग्जाम्पल है। साउथ अमेरिका में अगर हम जाएं तो साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी है, ठीक, फिर ओजस डेल सलादो है, तो ये सब हमको एक्टिव वल्केनो के एग्जाम्पल हैं फेमस वाले। फिर हवाई आइलैंड पे अगर हम देखें तो मौना लोआ, मौना की एंड किलायू। किलायू इज कंसिडर द मोस्ट एक्टिव वल्केनो ऑन द अर्थ। फिर जो मौना की है, मौना की इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट वल्केनो ऑन अर्थ if the measurement is done right from its base. Actually what happens on earth, the measurement is done from sea level. अगर हम sea level से मेज़र करते हैं तो माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज़्यादा आती है, लेकिन अगर हम किसी भी माउंटेन के बेस से मेज़र करें तो जो मौना की है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग 6 किलोमीटर हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ है पैसिफिक ओशन में, और केवल 4 किलोमीटर हिस्सा ही ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में हमको वो सबसे बड़ा नहीं दिखता, लेकिन अगर बेस से अगर हम बात करें तो मौना की इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन। फिर मौना लोआ हैज़ द लार्जेस्ट कोन ऑन अर्थ। जितने भी वल्केनिक कोन हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे ब्रॉडेस्ट कोन इसी का है। तो तीनों वल्केनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके अलावा आप अंटार्कटिका की माउंट इरेबस का नाम भी याद रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वल्केनो। एक्टिव पूरे वर्ल्ड में लगभग 550 एक्टिव वल्केनो हैं। डॉर्मेंट वल्केनो की बात करें तो डॉर्मेंट वल्केनो के मेजर एग्जाम्पल में माउंट क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। 1883 में एक्सप्लोड किया था वल्केनो, और 1883 में जब ये एक्सप्लोड किया था तो इसका जो साउंड है, डिस्ट्रक्शन, जो सारा नॉइस है, लगभग 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था। उसके बाद से इसने एक्सप्लोजन नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसने एक शॉर्टर आइस एज ट्रिगर किया था। अभी हम कॉन्सिक्वेंसेस वाले टॉपिक में बात करेंगे इसके बारे में। फिर इसके बाद जो और एग्जाम्पल है, माउंट फूजी जापान में एक्टिव वल्केनो, डॉर्मेंट वल्केनो का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इक्वाडोर का चिम्बोराजो नाम का एक ज्वालामुखी बहुत फेमस है। इटली का माउंट वेजुवियस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ डॉर्मेंट वल्केनो। देन एक्सटिंक्ट वल्केनो के एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो माउंट पोपा म्यांमार में है। इसके अलावा ईरान में कोह सुल्तान है। फिर ईरान में ही माउंट दमावंद है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। दमावंद इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्ट एशिया। फिर अफ्रीका का जो हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, दैट इज़ ऑल्सो अ डॉर्मेंट वल्केनो। साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक है अकोंकागुआ, दैट इज़ ऑल्सो एक्सटिंक्ट वल्केनो। जो इसके पहले हमने बात की किलिमंजारो की, that is extinct volcano. All the example that have been discussed in the last point, that is the extinct volcano. तो ये सब extinct के एग्जाम्पल हैं। फिर इंडिया का ये एग्जाम्पल मैं आपको बताना भूल गया। इंडिया में 2 वल्केनो हैं, एक तो हम बैरन आइलैंड बात कर चुके हैं, नारकोंडम आइलैंड है, वो एग्जाम्पल है डॉर्मेंट वल्केनो का। आप अपने एटलस में जब ऑक्सफोर्ड एटलस में देखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो एक्सटिंक्ट वल्केनो है। लेकिन 2004 की जब सुनामी आई थी तो उसके बाद में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके स्टेटस को चेंज किया था और उसको अब डॉर्मेंट वल्केनो कहा जाता है। तो ये जो बुक में थोड़ा सा करेक्शन आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। एटलस में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, आपकी बुक्स में हो सकता है कुछ में अभी तक अपडेट नहीं है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक मेजर क्लासिफिकेशन है। सारे नाम आप याद नहीं रख सकते, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है विच आर बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, आई हैव डिस्कस्ड देम।